बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर 8 पिछले लेक्चर में आपको पता है स्टार्ट किया था और हमने उसमें छोटी छोटी बहुत सी उन चीज़ों की एक लंबी लिस्ट देख ली थी जो आगे इस पूरे चैप्टर में यूज़ होनी है, पर्टिकुलरली ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के हवाले से। और तभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि आगे इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स का भी कुछ तारफ़ होगा, लेकिन ये तारफ़ बच्चों इस तरह का है कि ये बस चंद लाइनें हैं। ये आपके सामने तकरीबन आधा पेज है, बाकी आधे पेज पे तो तकरीबन ये जो डायग्राम ही बनी हुई है, एक रिज़ल्ट है नीचे जो अभी बात करते हैं उसकी। ये बस यही है जो आपके सामने है जी, इसका तारफ़ यही लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स का। अब यहाँ आपके लिए एक आसानी भी बताने लगा हूँ, वो ये है कि ये जो सारे फ़िक्रे लिखे हैं बच्चों, ये सारी जो बातें लिखी हैं, ये कोई ज़ुबानी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस सिर्फ एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस जस्ट वो वैसे ही आपको बताने हैं। ये डायग्राम में एक दो छोटी सी बातें समझानी है, ये ग्राफ है और फिर एक रिज़ल्ट है, एंड दैट्स ऑल। तो बात शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये बच्चों सूरत हाल कुछ ऐसी बताई है कि ये एक छत के साथ किसी ऊपर कोई सीलिंग वगैरह कुछ छत है, तो उसके साथ एक स्प्रिंग लटका दिया गया था। ये एक स्प्रिंग की कॉइल या स्प्रिंग है, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और छत के साथ ये बच्चों यूँ लटकाया है कि छत के साथ बराबर फासलों पर मुख्तलिफ धागे बांध दिए हमने और उन धागों को ये बांध दिया नीचे जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लटका हुआ था। मुख्तलिफ जगहों पे इस स्प्रिंग के मुख्तलिफ जगहों पे ये धागे बांधे हुए हैं। अब ये एक फोर्स आप देख रहे हैं जो लग रही है इस स्प्रिंग पर, यूँ दाएं बाएं को हमने इस स्प्रिंग को दाएं बाएं को फोर्स लगानी शुरू की, पीरियोडिक फोर्स। ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आपको पता है कि इससे क्या जनरेट होगा। इस स्प्रिंग के अंदर बच्चों लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव पैदा होगी, उससे बच्चों कंप्रेशंस पैदा होंगे और रेयरफेक्शंस पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हुई आगे जाएगी ये वेव। अच्छा, अब ये धागे जो बांधे हैं उनके सहारे एक तो ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लटका हुआ है, ये उनका फ़ायदा है धागों का। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये बच्चों धागे जो हैं ये स्प्रिंग के मुख्तलिफ लोकेशंस, स्प्रिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का किसी भी लम्हे अपनी असल जगह से किधर को था और क्या कितना डिस्प्लेसमेंट था, ये भी ये धागे बताते हैं। क्योंकि ये धागा, कोई धागा इनमें से बिल्कुल सीधा है तो इसका मतलब सिंपली वर्टिकली सीधा नीचे को है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि स्प्रिंग का वो वाला हिस्सा जिससे ये धागा बंधा है वो अपनी असल जगह पर है वाइब्रेशन के दौरान। जबकि जो धागे मीन पोजीशन से दाएं को गए हुए हैं जैसे कि ये शुरू वाले, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग का वो वाला हिस्सा अपनी असल हालत से, अपनी असल जगह से दाएं को आया हुआ है। और जो धागे ज़ाहिर है लेफ़्ट साइड को बाएं को गए हुए होंगे, वो ये बताएंगे कि स्प्रिंग का वो मुतल्लिका हिस्सा, कॉरस्पॉन्डिंग वो जो हिस्सा है स्प्रिंग का, वो अपनी असल मीन पोजीशन से बाएं को आया हुआ है। तो ये स्प्रिंग के मुख्तलिफ हिस्से दाएं भी जाएंगे बाएं भी जाएंगे, तो इस तरह से आगे ही आगे बढ़ती जाएगी कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपको पता है। तो बस बच्चों फिर ये फोर्स लगाई और इस तरह कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे चलते गए और स्प्रिंग के मुख्तलिफ एलिमेंट्स यानी मुख्तलिफ हिस्से अपनी असल जगह से दाएं भी गए, वापस मीन पोजीशन पे भी आए होंगे, फिर बाएं भी गए होंगे, फिर मीन पोजीशन पे एंड ऑसिलेट करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले गए कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। ठीक हो गया। अब असल चीज़ यहाँ पर जो बात थोड़ी सी समझाने की है वो ये ग्राफ है बच्चों। इस ग्राफ में आपने देखा कि हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट असली अपनी मीन पोजीशन से दाएं या बाएं को जो स्प्रिंग के हिस्से गए हैं, तो कितना ज़्यादा दाएं या बाएं को गए हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो फिर जो धागा मीन पोजीशन पर होगा वो बच्चों उससे मुतल्लिका जो पॉइंट हम ग्राफ पे बनाएंगे वो ये मीन लेवल है, इस पे बनाएंगे ये मीन लेवल की लाइन। जो धागा असली अपनी मीन पोजीशन पे है उसका मुतल्लिका ग्राफ का पॉइंट मीन लेवल पे होगा, इसका भी और इसका भी और ये इसका भी। और जो धागा अपनी असली जगह से दाएं तरफ को आया हुआ है उसका हम डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन लेवल शो करेंगे ग्राफ में। समझिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने स्प्रिंग की लेंथ ली है, तो 0 से स्टार्ट करके इधर को लेंथ बढ़ती जा रही है, और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग किस किस जगह पे कहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, और धागों का दाएं तरफ को डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से अबव शो किया ग्राफ में, और जो धागे बाएं तरफ को आए हुए हैं वो बच्चों ग्राफ में हमने बिलो द मीन पोजीशन उनका डिस्प्लेसमेंट शो किया। बस इस तरह से फिर ये पूरा ग्राफ खींच देना है। और मैं ऑलरेडी बता गया हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए ये जो पहला यहाँ पर था, पहला धागा स्प्रिंग का, तो वो अपनी असली जगह पर था, इसका मतलब है मीन लेवल पर ही था। अगला ये वाला धागा भी अपनी असली सीधी वर्टिकली सीधी पोजीशन पे है, तो ये भी इसका मुतल्लिका ग्राफ का पॉइंट मीन पोजीशन पर है, इस धागे का भी और इस धागे का भी। और ये जो सारे जो धागे हैं
जिनसे स्प्रिंग लटका है वो अपनी असल जगह से दाएं तरफ को खिसके हुए हैं, तो हम उनके लिए अबव द मीन लेवल ग्राफ का ये हिस्सा शो करेंगे। ये हिस्सा थोड़ा सा दाएं को खिसका है, तो इसका यहाँ पर कहीं ग्राफ में ये लोकेशन शो हो रही है। ये ज़रा ज़्यादा दाएं को खिसका है, ये ज़रा सबसे ज़्यादा खिसका हुआ है, ये कुछ और कम है, उससे अगला कुछ और कम होगा। तो हत्ता के मीन पोजीशन पर आ गए तो ये 0 पॉइंट इधर आ गया। इसी तरह से जो लेफ़्ट को गए हुए हैं उनको ग्राफ में बिलो द मीन लेवल शो करना है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो असल पोजीशन से लेफ़्ट को आए हुए हैं। राइट वाले अबव द मीन लेवल ग्राफ में, और लेफ़्ट वालों का जो डिस्प्लेसमेंट अपनी असली जगह से कितना था वो मीन पोजीशन से बिलो शो करना है ग्राफ में। और इसी तरह फिर अगले भी, ये ऊपर को और ये नीचे को। बस इस पूरी डिटेल से बच्चों सिर्फ इतना पता चला, सिर्फ ये रिज़ल्ट काबू करना है, बस ये अहम है, ये याद रखना है, जो आगे यूज़ होना है 2-3 जगहों पे। पहले ही उनके नाम भी ले दूं, मसलन बीट्स वाला एक टॉपिक होगा आपके स्मार्ट सिलेबस में, उसका जिक्र है। और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, ये अब इस लेक्चर की बात याद रखिएगा, ये 2 जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। कौन सा कॉन्सेप्ट कि यू कैन रिप्रेजेंट, फिक्रा मेरा नोट कीजिए, मैं कह रहा हूँ यू कैन रिप्रेजेंट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को ग्राफिकली, ओरिजिनली नहीं, ग्राफिकली ट्रांसवर्स वेव के तौर पर दिखा सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं है। बस यही रिज़ल्ट है और ये आगे यूज़ होना है, बस ये पल्ले बांध लेना है, बस यही चाहिए था आपको कि एक कंप्रेशनल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ए ट्रांसवर्स वेव। बस इसमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। हो गया जी, ये टॉपिक आपका हो गया। पहला बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये है जी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। लें जी शुरू करते हैं इसको बच्चों। इस टॉपिक में पॉइंट वाइज हेडिंग्स वगैरह हैं, जैसे नोट्स पे देते हैं आप, तो मोटे मोटे पॉइंट कुछ मैं आपको अलग भी समझाता जाऊंगा, बाकी फिर रीडिंग इधर से भी मेन होती जाएगी आपकी। तो नाम से ही जाहिर है क्या डिस्कस होने जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। हवा में चलती हुई जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड का कोई फार्मूला वगैरह डिराइव करेंगे, कोई वैल्यू उसकी निकालेंगे, ये हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों, जैसे आपकी बुक पे है वैसे ही नोट्स पे है, सबसे पहला पॉइंट कि बात हम करने लगे हैं साउंड वेव्स की। तो कहता है साउंड वेव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों होती हैं साउंड वेव्स लाजमी तौर पर सिर्फ कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल, उसकी बड़ी ही डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में वजह बयान की हुई है, आप देख सकते हैं दोबारा से वो लेक्चर। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि साउंड वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होती बल्कि कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। आगे बच्चों बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, जो हमारा हेडिंग है हमारा। न्यूटन साहब थे, न्यूटन वही जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, उसका कहीं आगे भी, ये नीचे जाके भी कहीं जिक्र आना है, लेकिन उसने ये पहली दफ़ा कुछ रिसर्च करके उसने ये हमें कुछ रिजल्ट्स बच्चों दिए। उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मीडियम में, वो उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटली जो पता चला वो ये है कि स्पीड ऑफ साउंड 2 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करती है बच्चों। एक है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिससे ये एक फार्मूला, ये एक रिलेशन निकला कि स्पीड ऑफ साउंड v जो है वो प्रोपोर्शनल टू e अंडर रूट है। ई क्या चीज़ है ये आगे उसके बारे में बताया। वेयर ई स्टैंड्स फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम विच गिव्स द मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। छोटी सी बात, हल्की सी, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल हट के भी ज़रा अलग से बता भी दूं, फिर आगे वापस इस टॉपिक पे आते हैं। देखें बच्चों, आपने यंग मॉडुलस पढ़ा हुआ है, यकीनन याद आया होगा सबको, पढ़ा हुआ है। यंग मॉडुलस को वैसे तो हम y से भी ज़ाहिर कर देते हैं, या यहाँ अगर इलास्टिक मॉडुलस के तौर पर नाम लें तो E से। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस बेसिकली बच्चों होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें आपको कुछ आइडिया है, इनका पता है। इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग मॉडुलस भी कहते हैं उस वक्त जब कोई फोर्स लगाने से किसी बॉडी की लेंथ चेंज हुई हो। यह है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, जो कि स्ट्रेन होती है। और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सी, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो चेंज करे कोई शेप या वॉल्यूम या लेंथ। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी पर लगी और उसने चेंज कर दिया शेप या वॉल्यूम या लेंथ उस बॉडी की, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया ये स्ट्रेस होता है। और डिवाइड बाई मैंने बताया स्ट्रेन है, जो कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। अच्छा बच्चों, ये तो यंग मॉडुलस है, ये उस वक्त अप्लाई करते हैं
ये इलास्टिक मॉडुलाई की एक किस्म है। इलास्टिक मॉडुलस होते हैं 3 तरह के। सेकेंड ईयर में कभी चैप्टर 17 इंशाल्लाह आएगा, याद रखिएगा। कभी ये थोड़ी डिटेल से और भी बात उधर होगी। यहाँ हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारे टॉपिक में इसका जिक्र कोई नहीं है डिटेल का, इसलिए को बहुत डिटेल में नहीं बात करते, लेकिन कुछ ज़रूरी सी बात ज़रूर करने लगा हूँ। अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगे, कोई कंप्रेस हो कोई बॉडी या फिर वो एक्सपैंड हो, तो उसकी लेंथ चेंज हो, तो फिर इलास्टिक मॉडुलस का ये फार्मूला है, जिसको यंग मॉडुलस भी कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर वॉल्यूम चेंज हो, फॉर चेंज इन वॉल्यूम, अगर कोई फोर्स या कोई प्रेशर वगैरह लगने से, कोई स्ट्रेस अप्लाई होने से चेंज इन वॉल्यूम रूनुमा हुआ है, लेंथ नहीं बल्कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, पूरा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो उस वक्त यंग मॉडुलस नहीं बच्चों यूज़ होता। उस वक्त एक और चीज़ है जिसको हम वैसे तो बल्क मॉडुलस कहते हैं, यहाँ आपकी बुक में क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस, जब वॉल्यूम चेंज हो। लेकिन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में उसने इसका बल्क मॉडुलस नाम देने की बजाय बस इसका नाम, जनरल नाम इलास्टिक मॉडुलस ही दिया है। बस ये आपने थोड़ी सी बात है कि याद रखनी है, जो आगे अब यूज़ होनी है इस टॉपिक में 2-3 जगह पे बार बार। जब चेंज इन वॉल्यूम हो, कोई स्ट्रेस अप्लाई करने से, कोई फोर्स लगा के बॉडी में वॉल्यूम चेंज हो गया, दब गई या फैल गई बॉडी, तो फिर उसका एक इलास्टिक मॉडुलस होता है जिसको हम ई से ज़ाहिर करेंगे, और वो होगा जी उसी तरह से ऊपर वाला जो फार्मूला है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। लेकिन अगर चेंज इन लेंथ की बजाय चेंज इन वॉल्यूम हुआ, तो फिर बच्चों ये बनेगा स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर स्ट्रेन है इस दफ़ा डेल्टा वी ओवर वी। बात वही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना था सा है कि वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है। जब कभी वॉल्यूम चेंज हुआ हो तो इलास्टिक मॉडुलस की ये होती है इक्वेशन या फार्मूला। और यहाँ छोटी सी बात मज़ीद एक हो जाए कि ये जो बटे के ऊपर है, ये कहीं देखिए तो स्ट्रेस का फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन आप बच्चों स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का भी बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। थोड़ा सा फ़र्क तो है दोनों में, लेकिन क्या है, कैसे है, क्यों है, अब ये हमारा यहाँ मौजू नहीं है। कभी इंशाल्लाह सेकंड ईयर में मैंने बताया है आपको 17वां चैप्टर होगा, वहाँ हम ये थोड़ी सी बात डिटेल से कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक का हमारा हिस्सा नहीं है, टाइम नहीं अदा करते फ़िलहाल। फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली प्रेशर भी होता है, तो हम उसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस है जी चेंज इन प्रेशर, क्योंकि जब दबाव पड़ा है या जब कोई बॉडी की शेप चेंज हुई या वॉल्यूम चेंज हुआ, तो जाहिर है चेंज इन प्रेशर रूनुमा हुआ होता, तो ऐसा हुआ। और नीचे बटे के है डेल्टा वी ओवर वी, तो ये एक फार्मूला ये वाला बना, ये इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये फार्मूला हमने अब इस टॉपिक में 2 जगह पे इस्तेमाल भी करना है आगे। ये याद भी रखिएगा, ये आगे यूज़ भी होना है ये वाला फार्मूला ये वाला अब याद रहे आइंदा, ठीक हो गया। और अगली छोटी सी बात ये भी कि इसको जब इलास्टिक मॉडुलस का तो ये फार्मूला है, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा बच्चों, उतनी ही कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की, दब जाने की सलाहियत कम होगी। और जितनी दब जाने की सलाहियत ज़्यादा होगी, याद रखना, उतना ही इलास्टिक मॉडुलस कम होगा। एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, या कहिए कंप्रेसिबिलिटी का जो इन्वर्स है या रेसिप्रोकल है कंप्रेसिबिलिटी, तो इलास्टिक मॉडुलस होता है 1 ओवर कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेसिबिलिटी उधर ले जाएं, इलास्टिक मॉडुलस नीचे आ जाएगा, तो इलास्टिक मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी होती है इलास्टिक मॉडुलस का इन्वर्स। आप सादा लफ्ज़ों में बस यूँ समझिए कि अगर हमें इलास्टिक मॉडुलस का पता चल जाए, वो मिल जाए उसकी वैल्यू, तो समझिए कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी 1 ओवर इलास्टिक मॉडुलस होती है, यानी इन्वर्स होती है। ये छोटा सा पॉइंट इजाफी बता दिया, जो वैसे तो नहीं डिटेल में लिखना उधर आपने, लेकिन इसका क्योंकि ज़िक्र था, तो अब आप दोबारा फिर यही रिवाइंड करके जब कभी ज़रूरत पड़े आगे भी इस लेक्चर के दौरान, तो ये फिर से देख लीजिएगा, ये जो पॉइंट भी समझाया है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये पहले भी मैंने बताया कि ये ऑनलाइन लेक्चरों का फ़ायदा भी है बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अब जब चाहें पीछे से जो पॉइंट कोई आपका कोई लूज़ रह गया तो दोबारा देख सकते हैं लेकिन जी बहरहाल हम जहाँ पहुँचे थे, तो पहला तो पॉइंट हो गया कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक अहम एग्जांपल है कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक हो गया। अब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस पे करती है, तो न्यूटन साहब ने बताया था एक तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम पे, और वो उसने बताया कि इस तरह डिपेंड करती है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट निकाल के दिया न्यूटन साहब ने, वेयर ई स्टैंड्स फॉर
बता दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, और विच गिव्स द मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जितना ज़्यादा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, या यूँ कहिए जितनी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इलास्टिक मॉडुलस कम होगा। तो ये छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, दो चीज़ों पे इसने बताया था न्यूटन ने कि डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में। दूसरी चीज़ है जी इनर्शिया ऑफ द मीडियम। बच्चों अब इनर्शिया का बेसिक ताल्लुक पता है, बेसिकली इनर्शिया का ताल्लुक मैस के साथ होता है। याद करें पीछे भी कभी चैप्टर 5 में भी जिक्र इसका बड़ी डिटेल से आया था जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। तो इनर्शिया का बेसिक ताल्लुक मैस के साथ है। और अगर बच्चों फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो मैस के ही प्रोपोर्शनल है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मैस के ही तो प्रोपोर्शनल है फॉर ए गिवन वॉल्यूम। तो फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनर्शिया का ताल्लुक डेंसिटी से है, क्योंकि इनर्शिया का ताल्लुक मैस से है और मैस का ये रिलेशन है डेंसिटी से। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी चीज़ की तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर ए गिवन वॉल्यूम अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बात अब यहाँ पे अगली हम बात करने लगे कि स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन साहब ने बताया कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनमें से पहली का जिक्र हमने कर दिया, और दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड? तो इनर्शिया ऑफ द मीडियम, जिसमें साउंड चलनी है उस मीडियम का इनर्शिया उस पर डिपेंड करती है। और इनर्शिया डिपेंड करता है डेंसिटी पे। और रिलेशन इसने बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला न्यूटन साहब को कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 1/ρ के अंडर रूट के प्रोपोर्शन होती है, यानी कहिए जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे बताया कि रो जो है, रो स्टैंड्स फॉर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम विच कंट्रोल्स इनर्शिया। रो जो है वो मीडियम की डेंसिटी को ज़ाहिर करती है और ये इनर्शिया कंट्रोल करती है। कैसे, क्यों, अभी मैंने यहाँ नीचे आपको बताया। ले जी, दो चीज़ें फिर बता दी, इन दोनों से फिर एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। चुनाचे v इज़ प्रोपोर्शन टू, दोनों इकट्ठे कर लिए, E/ρ अंडर रूट आ गया और इज़ इक्वल टू के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए था। तो बच्चों वो कांस्टेंट यहाँ बताया गया कि 1 था। जैसे कभी न्यूटन सेकंड लॉ में भी कभी याद होगा 1 आपने बताया था, वो कांस्टेंट k जो था वो 1 था। तो ये एक फार्मूला हाथ आया बच्चों बड़ा अहम, जो आगे अब यूज़ होना है। अब ये आपने ज़बानी याद रखना है, आगे अब यूज़ होना है। ये इक्वेशन 1 अब ज़हन में रखनी है। सिंपल सी बातें, यहाँ तक बड़ा कोई लंबा चौड़ा पॉइंट नहीं था। तो ये फार्मूला इक्वेशन 1 हाथ आ गई। इसमें बटे के ऊपर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी मैं अभी शुरू में डिटेल बता गया हूँ, और डिवाइड बाई रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच साउंड हैज़ टू पास, जो भी गैस या कोई एयर या जो भी चीज़ जिसमें से साउंड ने गुजरना है, और रो उसी की डेंसिटी है उस मीडियम की जिसमें से साउंड ने गुजरना है, और साथ अंडर रूट है। ये इक्वेशन 1 अब ज़हन में रहे। ले जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक दो मेन बातें कर ली हैं कि एक तो ये कि साउंड वेव जो हैं वो एक अहम किस्म है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, और दूसरी बच्चों बात ये कर ली है कि ये फार्मूला बना लिया जो न्यूटन साहब ने हमें एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट दिए थे, उनसे ये इक्वेशन 1 हासिल हो गई जो आगे यूज़ करनी है। अभी ये टॉपिक जारी है। तीसरी बात कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज़ मच ग्रेटर दैन इन गैसेज। सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड काफ़ी ज़्यादा होती है गैसों के मुकाबले में। सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड होती है गैसों के मुकाबले में। अच्छा, ये जो पॉइंट अभी बोला है मैंने, जल्दी से एक MCQ वगैरह के लिए भी एक आपको चीज़ भी दिखा दूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का बच्चों पेज नंबर 167 है, यही टॉपिक है ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यही पहला फार्मूला भी, यही सामने वही बातें कर रहे हैं जो इस वक्त। और ये एक छोटा सा टेबल है जी साथ दिया हुआ। ये सारे का सारा ज़बानी याद तो मैं नहीं कह रहा करें हर चीज़ की, हर एक की वैल्यू, लेकिन थोड़ी सी ज़रा ग्रेटेस्ट किसकी कहाँ पे है, स्मॉलेस्ट किधर है, ये थोड़ा सा ज़रा आइडिया सा इसका ज़हन में रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडिया। तो मीडियम कौन सा है ये लिस्ट दी है और उसके स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी हर मीडियम में। इनमें से आप देखिए जो सबसे पहले सॉलिड्स दिए हैं 4-5, उनमें बच्चों आप देख सकते हैं कि ज़्यादा स्पीड है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे लिक्विड दिए हैं उनके मुकाबले में, और उससे भी कम, लिक्विड से भी कम गैसों में होती है स्पीड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसों में बताया। और सॉलिड्स और लिक्विड्स में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में बताई है। आम रूम टेम्परेचर तकरीबन जितना होता है ये उसकी बात की है यहाँ पे। और इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो शीशे में है साउंड की, ये भी देखिएगा, और बाकी उससे कम है सॉलिड्स में, और सबसे कम जो है वो गैसों में है। और वो इस पूरी लिस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम है 258 मीटर पर सेकंड है। और भी ऐसे ही जो ग्रेटेस्ट गैसों में सबसे ज़्यादा किसकी, गैसों में सबसे कम किसके अंदर स्पीड है साउंड की, और सॉलिड्स में सबसे कम किसमें और सबसे ज़्यादा किसमें। ये 2-4 बातें बस थोड़ी सी ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब तो यहाँ आपने देखा कि सॉलिड्स में ज़्यादा होती है। अब सवाल है कि सॉलिड्स में ज़्यादा क्यों होती है, तो उसकी 2 वजह बताई है, एक नहीं बल्कि 2 वजह आपके यहाँ पे नोट्स में हैं और आपकी बुक पे भी हैं। देखें जी क्या वजह है।
पहली तो बच्चा वो वजह ये बता रहा है, रीजंस, ये रीजंस लिखा है, तो ये फिक्रा था लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ। अब उसकी रीजंस, 2 रीज़न कहता है द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर क्लोजर दैन इन ए गैस एंड हेंस रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू ए डिस्टर्बेंस। देखें साउंड वेव्स ज़ाहिर है डिस्टर्बेंस ही है ना, बाहर से वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम में आपने पैदा की, भेज दी उस मीडियम में। तो अब सॉलिड के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अगर सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल काफ़ी करीब हैं एक दूसरे के, और गैस अगर किसी कंटेनर में बंद की हुई हो तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। चलिए इतना ही काफ़ी। और ये कोई कंटेनर है जी, उसमें गैस अगर बंद है तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर सॉलिड में बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के बहुत करीब है, उससे अगला उससे बहुत करीब है, तो जल्दी से अगले में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो करीब होने की वजह से जल्दी ट्रांसफ़र होगी, दूर है तो देर बाद आगे जाके पहुँचेगी। तो इस वजह से भी पहला तो ये वजह बनी कि मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर क्लोजर दैन इन ए गैस एंड हेंस रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू ए डिस्टर्बेंस। चुनाचे किसी डिस्टर्बेंस को ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए साउंड तेज़ चलती है सॉलिड्स में। और दूसरी वजह भी बताई, इन जनरल कहता है कि साउंड ट्रैवल्स मोर स्लोली इन गैसेस दैन इन सॉलिड्स, बिकॉज गैसों में स्लो होती है सॉलिड के मुकाबले में, बिकॉज गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल। आपको पता है गैसें ज़्यादा इजीली दब जाती हैं सॉलिड के मुकाबले में, एंड हेंस हैव स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस। अब याद करें, अभी थोड़ी ही देर पहले या पीछे रिमाइंड करके देख लें, यही लेक्चर बताया था कि जिनका इलास्टिक मॉडुलस कम हो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, या कहिए जो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो उनका इलास्टिक मॉडुलस कम होता है। तो अभी इक्वेशन 1 हमारे सामने अभी देखी है, ये वाली सामने ही है अभी, ये वाली। तो ये बता रही है वाज़े तौर पर कि जिसका इलास्टिक मॉडुलस कम होगा बट एक ऊपर वाली शय कम होगी, तो फिर ज़ाहिर है आंसर भी तो कम होगा, क्योंकि ऊपर वाली शय कम हो तो कम आता है आंसर, नीचे वाली कम हो तो ज़्यादा आता है। अब गैसों में इलास्टिक मॉडुलस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ये वजह है कि स्पीड क्यों गैसों में कम होती है, ये दूसरी वजह है। एक तो पहली भी अभी बताई है। और यहाँ एक आपके जहन में एक एतराज़ आ सकता है कि लेकिन बटे के नीचे डेंसिटी है, और गैसों की डेंसिटी सब जानते हैं, गैसों की डेंसिटी भी तो कम होती है, सॉलिड से कम होती है, और बटे के नीचे वाली शय कम होगी तो फिर आंसर ज़्यादा आना चाहिए। तो डेंसिटी की वजह से क्यों नहीं स्पीड ज़्यादा होती, ये क्यों कह रहे हैं कि इलास्टिक मॉडुलस गैसों का कम है इसलिए स्पीड कम होती है, ये थोड़ी सी वजह समझ लें बच्चों। मसला ये है, याद रखिएगा कि गैसों की डेंसिटी ऑफ गैसेस, रो जी लिख देता हूँ, जी फॉर गैसेस। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस ठीक है कि काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों देखा ये गया कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स। अब ये फ़र्क ज़हन में रखिएगा, अगरचे बहुत कम होती है गैसों की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस और भी ज़्यादा ही कम होता है। ये बड़ा ख़ास पॉइंट है। तो इसी वजह से बटे के नीचे वाली शय अगर बेशक फ़र्ज़ करें, चलिए मैं ये वी जी कह दूँ गैसों में स्पीड, और वो थी फ़र्ज़ कीजिए ई ओवर रो, और वी एस थी मिसाल के तौर पर 20 ई ओवर चलिए 10 रो। अब ज़रा 20 ई ओवर 10 रो, ये ज़रा बात ज़हन में रखिएगा। ये गैस की स्पीड, गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, और ये है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। अब गौर करें कि बटे के ऊपर वाली शय भी उसके मुकाबले में 20 गुना मैंने ज़्यादा लिखी, और नीचे वाली शय भी इसके मुकाबले में मैंने 10 गुना ज़्यादा लिखी। सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा है, सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस भी ज़्यादा है। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था, ये जो मैंने इधर लिखी है कि अगरचे सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, या कहिए गैस की कम है, यानी सॉलिड की ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड्स का इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसों के इलास्टिक मॉडुलस के। तो आंसर अल्टीमेटली क्या बना, सिंपली 2E ओवर रो। मिसाल जस्ट एक समझाने के लिए मिसाल दी है मैंने, ये जस्ट समझाने के लिए मिसाल दी है, ये 2 अंडर रूट के नीचे, तो ये क्योंकि 0 से 0 समझिए कैंसिल यूँ समझ लें हो गया, तो ये बना 2 अंडर रूट इंटू E ओवर रो। ये तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये इस मिसाल के मुताबिक, वैसे तो मुख्तलिफ मटेरियल में मुख्तलिफ वैल्यू होगी, लेकिन जो मिसाल दी है इसके मुताबिक फिर रिज़ल्ट हुआ कि VS जो है वो 1.41 VG बनती है इस मिसाल के मुताबिक, यानी कि सॉलिड में ज़्यादा है स्पीड। उम्मीद है मैंने बड़ी डिटेल से ये बात समझा दी, शायद इतनी डिटेल नहीं भी चाहिए थी, फिर भी हमने इसको कॉन्सेप्ट के लिए सारा डिटेल से डिस्कस कर दिया। ले जी, तो ये हम वापस उधर आते हैं, तो अपना टॉपिक अभी जारी है, ये हम उसमें यहाँ थे जी बच्चों। दूसरा पॉइंट कहता है इन जनरल साउंड ट्रैवल्स मोर स्लोली इन गैसेस दैन इन सॉलिड्स,
गैसों में स्लो सॉलिड के मुकाबले में, बिकॉज गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल एंड हेंस हैव स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस, इसलिए उनका इलास्टिक मॉडुलस थोड़ा होता है, यानी सॉलिड्स का बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड्स का मच मच ग्रेटर दैन गैसों के होता है, यानी गैसें क्योंकि मोर कंप्रेसिबल हैं, जो ज़्यादा कंप्रेसिबल उसका इलास्टिक मॉडुलस कम होगा, बताया था अभी। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस फॉर एयर, न्यूटन गेव द थ्योरी टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये छोटी सी बात ज़रा समझ लें, हम क्या चाह रहे हैं, हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना चाह रहे हैं इन एयर, ये टॉपिक है हमारा, और फार्मूला पहला तो ये आ गया है बच्चों। डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो मैं आपको बता दूं, वो 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आम STP पे इतनी होती है, और इसको वैसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 0.001293 ग्राम पर सीसी यूँ भी लिखा जा सकता है, या आप बड़ी इजीली किलोग्रामों से, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, बड़ा आसानी से आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर एट STP ये है, नोन है, मालूम है, बस ऑल वी नीड टू फाइंड इज दिस द वैल्यू ऑफ E, यही है अब जो करने जा रहे हैं, टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड निकालनी हो तो फिर डेंसिटी उस मीडियम की अगर नोन हो तो फिर E चाहिए होता है, और यही वो लिखा कहता फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस फॉर एयर, न्यूटन गेव थ्योरी टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ले जी, पहले हम न्यूटन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी बात करने लगे। तो न्यूटन साहब ने फरमाया क्या था, न्यूटन साहब ने ये बताया था कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको चैप्टर 11 पहले पढ़ा दिया है, और वजह भी कुछ ऐसी ही थी, इस वजह से चैप्टर 8 से पहले 11 हम पढ़ चुके हुए हैं। आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, पूरी डिटेल्स याद है, नहीं है याद तो एक दफ़ा फिर से देख लें, आपने कभी याद की हुई हैं और टेस्ट भी दिए हुए हैं उनके। तो इसने कहा था कि साउंड का चलना, जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब हुआ कि जब साउंड चलती है तो हमें पता है कंप्रेशंस भी पैदा होंगे और रेयरफेक्शंस भी पैदा होंगे, कंप्रेशंस भी पैदा होंगे और रेयरफेक्शन भी पैदा होंगे, यूँ चलतेगी, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, इस तरह से साउंड चलती हुई जाएगी। तो इसने कहा कि हर कंप्रेशन और अगले रेयरफेक्शन का हुआ ये कि टेम्परेचर सेम ही रहा, टेम्परेचर हर कंप्रेशन का और करीबी रेयरफेक्शन का सेम रहा। क्यों सेम रहेगा टेम्परेचर, क्योंकि कंप्रेशन जब हुआ, कंप्रेस हो जाए एयर या कोई गैस तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, और रेयरफेक्शन में यानी जब फैल जाए तो टेम्परेचर कम होता है। लेकिन न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि असल में हर कंप्रेशन से करीबी रेयरफेक्शन में हीट फ्लो कर गई होगी, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ को जल्दी जल्दी हीट फ्लो कर गई होगी, चुनाचे हीट फ्लो कर गई हाई से लो की तरफ को, तो इसका और इसका टेम्परेचर सेम हो गया, चुनाचे साउंड चलने के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा पूरे मीडियम का। ये फ़र्ज़ किया था न्यूटन ने, आइसोथर्मल प्रोसेस था, इसने कहा साउंड का एयर में या किसी गैस में चलना। He assumed that when a sound wave travels in air, the temperature of the air during compression remains constant and pressure changes from P to P plus delta P। ज़ाहिर है एक कंप्रेशन की बात फ़िलहाल करने लगे, तो प्रेशर जो था वो, तो हम फ़िलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्रेशन में क्या हुआ। बताया ना कि कंप्रेशन भी होंगे, रेयरफेक्शन भी होंगे, तो किसी एक कंप्रेशन को फ़र्ज़ कर लिया, और कंप्रेशन हुआ होगा तो पहले उस हिस्से पर, एयर के उस हिस्से पर प्रेशर P था, और बाद में चेंज होकर P प्लस डेल्टा P का कोई वैल्यू बढ़ गई उसकी, एंड देयर फॉर वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। देखिए ना, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया होगा, तो प्रेशर P1 था बच्चों P, तो P2 हो गया होगा P प्लस डेल्टा P, और उसके नतीजे में वॉल्यूम V1 था V, तो V2 हो गया V माइनस डेल्टा V। ये बात हो रही है। तो फिर बॉयज़ लॉ हमारे पास है, क्या था, बॉयज़ लॉ इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल होता है। कैसे है, क्यों है, ये बातें जानते हैं, सारी पढ़ी हुई हैं 11वें चैप्टर में। ये है जी बॉयज़ लॉ, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी इक्वल के लिए कांस्टेंट कोई चाहिए तो V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर P, ये P उधर चला गया तो PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारा कुछ पता है आपको। PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका मतलब होगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये सारी आपकी जानी पहचानी बातें हैं। और फॉर ए कंप्रेशन, किसी कंप्रेशन के लिए यही हुआ जो भी बताया मैंने कि प्रेशर P1 था P, और P2 बच्चों बढ़ के P प्लस डेल्टा P हो गया, और इसीलिए वॉल्यूम पहले V था और कम होके V2 हो गया, पहले V1 था V और कम होके V2 हो गया V माइनस डेल्टा V।
ये वैल्यूज़ जो हैं P1 V1 की भी और P2 V2 की भी जस्ट ऊपर पुट कर दें इस जगह पे, P1 V1 की जगह PV और P2 V2 की जगह P प्लस डेल्टा V और V माइनस डेल्टा V, और वही किया तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। ये आपके सामने आगे जी, आगे सिर्फ ये ब्रैकेटें खोलनी है, मल्टीप्लाई करके इजीली आप देख सकते हैं कैसे खुलनी, पहले P को दोनों से, फिर डेल्टा P को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये खुल गया, और यहाँ पे ये PV था इधर और इधर भी PV था, ये कैंसिल हुए दिखा दिया आपको, और बाकी जो बचा है 0 इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। क्या किया, ये चीज़ थी डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, इसको बच्चों नेगलेक्ट कर दिया। ऐसा आप कई दफ़ा पीछे भी कर चुके हैं इसी फर्स्ट ईयर के अंदर ही, वेरी स्मॉल कोई चीज़ हो तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ दो डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहे थे, डेल्टा पी और डेल्टा वी। देखिए बच्चों, जब साउंड पैदा होती है, मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त यहाँ जो एयर में से होती हुई आपके माइक्रोफोन में ये जाके और फिर स्पीकर में गई तो आपको सुनाई दी आवाज़। मेरे बोलने से कोई इतनी ज़्यादा शदीद चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहे कि आगे पड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनको झटके लग रहे हैं, और बहुत चेंज इन वॉल्यूम, बहुत चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा। ये भी बहुत थोड़ा सा, ये भी बहुत थोड़ा सा, दो थोड़ी चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो आंसर और भी थोड़ा आता है। देखें ना, 0.2 छोटी सी चीज़, छोटी सी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.3 तो आंसर ज़ाहिर है 0.6 बना। क्यों जी? नहीं, 0.06, यानी दो छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई हुई तो आंसर और भी छोटा। पता है ना, ये आपको पता है, ये देख सकते हैं। तो फिर ऐसे ही डेल्टा पी डेल्टा वी जस्ट चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम है। ये दो डेल्टे इकट्ठे हो गए, दो स्मॉल चीज़ें, तो क्या कर दिया, नेगलेक्ट। डेल्टा पी डेल्टा वी इज़ नेगलेक्टेड एज वॉल्यूम इज़ वेरी स्मॉल। ठीक हो गया, तो ये ख़त्म कर दिया। फिर यही दो टर्म सिर्फ लगे, इनमें से माइनस वाली उधर ले गए तो पी डेल्टा वी पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी, और विच इम्प्लाइज ये पी इधर रहने दे, डेल्टा वी उधर चला गया तो डेल्टा पी इंटू वी ओवर डेल्टा वी। बड़े सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप है। अगले स्टेप में वो जो बटे के ऊपर वाला v था बच्चों, ये बटे के नीचे फिर बटे में नीचे आ गया। आपको पता है ये सादा सा मैथमेटिक्स है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, क्योंकि जब चाहेंगे ये बटे के नीचे बटे में है, फिर इसको समझेंगे ऊपर चला गया तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बच्चों ये तो पहचाने, आपको अभी थोड़ी ही देर पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया तो अभी तो बताया था, ज़रा फिर से बेशक दोबारा से लेक्चर रिवाइंड करके देख लें। ये मैंने क्या लिखा था, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, चेंज इन प्रेशर जिसको आप स्ट्रेस कह सकते हैं, ओवर ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मिलके क्या बना, ये है इलास्टिक मॉडुलस। लेकिन ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी कहलाती है। ये जो आई है पी के बराबर जो ई आई है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस फ़र्ज़ किया था, तो ये रेड कलर से मैंने अलग से वैसे बाद में लिखा, ये है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो बराबर पी की आई है। ये इलास्टिक मॉडुलस है जो उस वक्त आया जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस फ़र्ज़ किया साउंड का चलना एयर में, जो कि न्यूटन ने फ़र्ज़ किया था। और ये वाली वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 में पुट करनी है, बस यही तो हमने कहा था कि हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। रो जो डेंसिटी है एयर की वो तो मालूम है, बस ई की वैल्यू चाहिए, तो ई आ गई है पी के बराबर, प्रेशर ऑन दी एयर उसके ऊपर बराबर। तो वो फिर इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करना है। तो ये देखें, इन इक्वेशन 1 जब पुट किया इक्वेशन 4 को तो वी हुआ पी ओवर रो अंडर रूट। पी जब कभी मेजर करें हवा का दबाव, हवा का प्रेशर, तो आपको पता है आमतौर पे मैनोमीटर इस्तेमाल होता है, और ये फार्मूला चैप्टर नंबर 6 में भी कहीं दोबारा देखिएगा, याद कीजिए, कभी देखा हुआ है। DGH या HDG ये होता है मैनोमीटर का फार्मूला, जो कि उसके दोनों सिरों का, दोनों जो बाजू हैं, दोनों आर्म्स का प्रेशर डिफरेंस बताता है। H हाइट है मरकरी कॉलम की, और G की वैल्यू सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। D डेंसिटी ऑफ मरकरी है। इन सब चीज़ों की वैल्यू नीचे लिखी हुई है। D डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6 ग्राम पर cc। cc क्या होता है बताया था अभी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैसे तो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81, लेकिन उसको भी अगर सेंटीमीटरों में कन्वर्ट करें तो यूँ बनता है। और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट सी लेवल, आम STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 760 मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटरों में कन्वर्ट किया तो 76 सेंटीमीटर। और डेंसिटी ऑफ एयर अभी बताई थी पीछे कहीं। ये सब चीज़ें तो नोन है। ये जब पुट की तो बच्चों आंसर निकला v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड, बट एट STP दी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू वो तो 332 मीटर पर सेकंड है। जब एक्सपेरिमेंट से मेजर की तो वो तो इतनी है, लेकिन थ्योरी से ये सारे स्टेप करके निकाली तो वो न्यूटन साहब ने निकाल के दी 280 मीटर पर सेकंड। तो फिर क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो फ़र्क है, ये तो काफ़ी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है ये तो फिर सही नहीं आ रही न्यूटन की थ्योरी से, जो आंसर सही नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है न्यूटन थ्योरी सही नहीं है। टू अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस, इस फ़र्क का जिक्र करने के लिए, इस फ़र्क पर काबू पाने के लिए लैप्लास, साइंसदान का नाम है जी, लैप्लास साहब थे, गेव ए न्यू थ्योरी, उसने नई थ्योरी पेश की अकॉर्डिंग टू लैप्लासिस थ्योरी। लैप्लासिस थ्योरी ये थी कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो भी बताया था, इसने कहा था आइसोथर्मल है, न्यूटन ने कहा था कंप्रेशन से रेयरफैक्शन तक, इसने कहा था हीट फ्लो कर जाती है, इसलिए टेम्परेचर इसका लो हो जाता है, इसका थोड़ा बढ़ जाता है, तो दोनों का सेम रहता है, चेंज नहीं होने पाता।
ये न्यूटन ने कहा था। लेप्लास ने कहा कि इतनी तेज़ी से रूनुमा होते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कि बच्चों टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता हीट को एक कंप्रेशन से दूसरे रेयरफेक्शन की तरफ को फ्लो करके जाने का। जब हीट ना फ्लो करे तो अब आपको चैप्टर 11 याद करें, इसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। यही फ़र्ज़ किया, यही कहा लेप्लास ने। तो क्या लिखा है, ही पॉइंटेड आउट, उसने ये इशारा किया, ये बताया that the compressions and rarefactions occur so rapidly that heat of compressions remains confined to the region where it is generated and does not have time to flow to the neighboring cooler regions which have undergone an expansion। तो जो हीट इधर पैदा हो गई, कंप्रेशन से गैसें गर्म हो जाती हैं और रेयरफैक्शन फैलाव पैदा हो तो ठंडी हो जाती हैं। तो जो हीट इधर इजाफी बनी वो उधर ट्रांसफ़र ना कर पाई क्योंकि तेज़ी से हो रहे हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र ना कर पाई। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। Hence the temperature of the medium does not remain constant। एडियाबैटिक में याद करें, कभी नहीं याद तो देख लें, चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट रहता एडियाबैटिक प्रोसेस में, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो टेम्परेचर चेंज होता है। तो फिर बॉयज़ लॉ तो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर क्या एप्लीकेबल है, ये सारी बातें हम ज़रा करें तो याद एडियाबैटिक प्रोसेस में याद आया जी। तो यहाँ पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट नहीं बल्कि पी इंटू वी की पावर गैमा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, यानी जैसे अभी देखा था कि वो ऊपर देखा था पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट हो तो पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू, तो वैसे ही बच्चों पी इंटू वी की पावर गैमा कॉन्स्टेंट है तो कहेंगे पी वन इंटू वी वन की पावर गैमा इजिकल टू पी टू इंटू वी टू की पावर गैमा। जैसी ये इक्वेशन थी पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट से, ऐसी ही ये पी इंटू वी की पावर गैमा इजिकल टू कॉन्स्टेंट से ये बनी। अगले स्टेप्स कुछ आपके जाने पहचाने हैं और एक छोटा सा नई बात भी आनी है, वो भी अभी देखते हैं। लेकिन फिर वही है, फिर वही बात जो अभी यहाँ भी की थी, जो अभी आपने ये पीछे भी की थी कि हमने फ़र्ज़ करना है फॉर ए कंप्रेशन, यही बात जो अभी उधर भी की थी, तो अब ये यहाँ भी करने लगे हैं कि फॉर ए कंप्रेशन। लेकिन P1 तो P था जो कि चेंज होके P2 जो था वो चेंज होके P प्लस डेल्टा P, इसी तरह V1 तो V था और चेंज होके V माइनस V2 जो हो गया V माइनस डेल्टा V। यही चीज़ अब इधर पुट कर दें इस इक्वेशन में, जहाँ P1 था वहाँ P, जहाँ V1 था वहाँ V, और जहाँ P2 था वहाँ P प्लस डेल्टा P, और जहाँ V2 था वहाँ V माइनस डेल्टा V। और देखिए ये इक्वेशन बनी, वो जो इक्वेशन 6 थी, ये वाली इक्वेशन 6 थी, वो अब कहता है कि ये बन गई, ये रही जी, P इंटू वी की पावर गैमा इजिकल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V की पावर गैमा। और ये गैमा जो है, अगर मैं इस ब्रैकेट में से V बाहर निकालूं तो क्योंकि पावर भी गैमा है तो V की पावर गैमा बाहर निकली और उसकी जगह क्या बचा 1। ये अगर V बाहर निकला तो इसकी जगह 1 है और दूसरे में डेल्टा V ओवर V आ गया। ऐसा ही कहीं काम अभी चैप्टर 7 में भी हमने किया था, वो ब्रैकेट में से बाहर निकालें तो इसका मतलब है अंदर दोनों चीज़ों से वो डिवाइड हो जाएगी वो चीज़। पीछे कहीं चैप्टर 7 में भी हमने जब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम की वेलोसिटी पढ़ी थी तो याद करें वहाँ ऐसे स्टेप किया था। अच्छा, तो लेकिन क्योंकि पावर गैमा थी तो V गैमा पावर समेत बाहर निकला तो अंदर आया 1 माइनस डेल्टा V ओवर V सारे की पावर गैमा। ये बच्चों इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है V की पावर गैमा, इधर भी V की पावर गैमा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, V की पावर गैमा कैंसिल हो गई, तो बचा P इजिकल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V सारे की पावर गैमा। ये डेल्टा V ओवर V ऊपर है चेंज इन वॉल्यूम, नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आएगा लेस देन 1, ऊपर छोटी चीज़ हो नीचे बड़ी हो तो आंसर आता है लेस देन 1। ये लेस देन 1 है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब ये क्या चीज़ है, ये मैथ वालों ने तो यकीनन पढ़ ली है, अब तक मैथ वालों ने, नॉन मेडिकल वालों ने पढ़ ली है, लेकिन मेडिकल वालों के लिए मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ये रट्टे की बात है, ये छोटा सा रट्टा मारना है आप लोगों ने, मेडिकल वालों ने, नॉन मेडिकल वालों के लिए रट्टा नहीं है। ये क्या रट्टा है जी, ये कभी पहले भी दिखाया था आपको, मैथमेटिकल रिव्यू है आपकी फिज़िक्स की बुक में है, फिज़िक्स की बुक में है मैथमेटिकल रिव्यू, पेज नंबर 268 टेक्स्ट बुक है ये। इसमें बच्चों ये देखें कहीं नज़र आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम, ये है बाइनोमियल थ्योरम। a प्लस बी सारे की पावर n हो तो इसको यूँ खोलते हैं, a की पावर n प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर एंड आगे सो ऑन। लेकिन ये तो काफ़ी पेचीदा सी बन गई, लेकिन अगली इसी को दूसरा पार्ट, ये बाइनोमियल थ्योरम का ही ये पहला पार्ट है, पहला उसका शेप है, और ये दूसरी है कि अगर x लेस देन 1 हो तो फिर 1 प्लस एक्स अगर लेस देन 1, ये प्लस है तो आगे फार्मूला में प्लस आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। बहरहाल 1 प्लस एक्स, अगर x लेस देन 1 हो और सारे की पावर n है तो ये बनेगा 1 प्लस पावर उतर के दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, प्लस कुछ और भी आएंगी, वो निगलिजिबल टर्म कहेंगे, निगलिजिबल वो नहीं लिखनी, वो आपकी वो ज़रूरत नहीं है अगर x हो लेस देन 1। और यहाँ कुछ ऐसा ही है, यहाँ बच्चों ये जो 1 माइनस डेल्टा V ओवर V सारे की पावर गैमा थी, और वो जो अगली चीज़ डेल्टा V ओवर V है वो लेस देन 1 है, तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अभी दिखाई आपको, ये आपने बस याद रखना है कि ये यूँ अप्लाई होती है।
1 वैसे ही आ गया और पावर उतर के दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गई गैमा डेल्टा वी ओवर वी, और प्लस नेग्लिजिबल टर्म्स हैं जो अभी दिखाया आपको। बस फिर ये इस सारे की जगह इस जगह पे ये पुट कर देना है ये, तो P यही इक्वेशन अब दोबारा आई, P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, प्लस वो नेग्लिजिबल टर्म्स हैं जो नहीं लिखनी। और अब इस ब्रैकेट को खोल दिया तो P इज इक्वल टू ये P इंटू 1 P आ गया, और फिर माइनस गैमा P डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर डेल्टा P के साथ 1 गया मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस डेल्टा P, और फिर डेल्टा P के साथ ये माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, तो ये भी आ गया, और प्लस नेग्लिजिबल टर्म वो लिखी नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ फिर वही जो पिछले अभी भी किया था पीछे भी, जहाँ 2 डेल्टे इकट्ठे देखेंगे, जहाँ भी 2 डेल्टा मल्टीप्लाई हुए, ये वही स्टेप है, ये कोई नई बात नहीं जो यहाँ की थी, ये वही चीज़ है। उनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नेग्लेक्टिंग ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो गई जिसमें 2 डेल्टा आ गए, डेल्टा P और डेल्टा V, बाकी जो कुछ बचा है अब उसकी तरफ आते हैं। तो ये P से P बाय द वे कैंसिल भी हो गया, जो यहाँ दिखाया तो नहीं है, और माइनस P अगला स्टेप जो है समझिए, माइनस उधर जाके प्लस P हो गया, ये वाला हिस्सा जो माइनस था, डेल्टा P हुआ बराबर गैमा P डेल्टा V ओवर V के, और अगला स्टेप ये जो डेल्टा V ओवर V है, डेल्टा V ओवर V इकट्ठा ही परे ले गए उधर, तो समझिए गैमा P बराबर हुआ डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V, ये सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप था। और ये बच्चों पहचाना आपने, अभी पीछे भी यूज़ किया था, यही तो E है इलास्टिक मॉडुलस, तो गैमा P इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस, पीछे न्यूटन की थ्योरी से आया था इलास्टिक मॉडुलस जस्ट P के बराबर, अब आया है गैमा P के बराबर। तो अब याद रखना है आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस होता है जस्ट P के बराबर, और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी या एडियाबैटिक इलास्टिक मॉडुलस होता है गैमा P के बराबर। गैमा क्या चीज़ है, वही CP ओवर CV आपकी जानी पहचानी चैप्टर 11 में, फिर से याद करें, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज़ भी आपको याद अब रखनी है। यहाँ पर मैं आपको फिर से टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ, इधर ही ये जो आपका जारी है, ये वाला जो टॉपिक, ये जो पेज जारी है, पेज नंबर 168, ये टेक्स्ट बुक पे, तो इसमें बच्चों ये है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक छोटा सा टेबल दिया है, तो इसमें आपने मोनोटॉमिक के लिए गैसों के लिए गैमा होता है 1.61, डाइटॉमिक के लिए 1.40, पॉलीटॉमिक के लिए 1.29, और डाइटॉमिक गैसें कौन सी होती हैं, पॉलीटॉमिक, मोनोटॉमिक, ये सब जानते हैं, आपको पता है, ये आपको पहले भी कभी बात हुई है, बताई हुई है। तो अब इस दफ़ा E आया गैमा P, तो बस फिर जिस तरह यहाँ E आ गया था P के बराबर, तो फिर इक्वेशन 1 में पुट किया था, वही इक्वेशन 1 जो पीछे आई थी तो उसमें पुट किया था। अब यही इक्वेशन 1 ये वाली जो है, इसमें E की जगह गैमा P पुट करके अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थे जी, तो E इज इक्वल टू गैमा P, ये इक्वेशन 1 में पुट किया, V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो अंडर रूट, यहाँ से गैमा अंडर रूट अलग से बाहर कर लिया, और P ओवर रो अंडर रूट, ये तो अभी पीछे निकाला है, P ओवर रो अंडर रूट तो अभी निकाला है, ये वैल्यूज़ पुट करके, ये तो 280 आता था, 280 इसकी जगह आ गया, और गैमा अंडर रूट है। अब बच्चों बात हो रही है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और एयर में पता है बच्चों, एयर में पता है, एयर में कौन सी गैसें होती हैं, मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक या पॉलीटॉमिक। बच्चों मेजॉरिटी जो है, मेजर हिस्सा एयर का डाइटॉमिक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, पता है आपको, उसके बाद ऑक्सीजन है, दोनों ही डाइटॉमिक है, N2 और O2। इसका मतलब है एयर को आप तसव्वुर कर सकते हैं जैसे एयर जो है वो डाइटॉमिक गैसों का मिक्सचर है, आप ये कह सकते हैं। और डाइटॉमिक गैसों का अभी बताया था गैमा होता है 1.4, बस उसकी वैल्यू पुट की, तो अंडर रूट 1.4 गैमा की वैल्यू इंटू 280, वही ये आया जी 333। और ये बच्चों बहुत ज़्यादा क्लोज है, अभी बताया था कि न्यूटन साहब ने 280 निकाली थी वैल्यू थ्योरी से स्पीड ऑफ साउंड की, जबकि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि STP पे 332 होती है मीटर पर सेकंड, तो वो तो गलत थी फिर न्यूटन थ्योरी। अब ये 333 आई है, ये तो बहुत ज़्यादा सेम है, बहुत मिलती जुलती है, बिल्कुल तकरीबन वही है जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है। दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हेंस लेप्लासिस थ्योरी इज़ करेक्ट बट न्यूटन्स थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट। तो साबित हो गया कि लेप्लासिस थ्योरी सही है, न्यूटन थ्योरी सही नहीं है। यानी क्या रिजल्ट हुआ, सो प्रोपेगेशन, चलना, चल के जाना ऑफ साउंड इन एयर इज़ नॉट एन आइसोथर्मल बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, साउंड का एयर में चलना आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अब याद करें, कभी जब आप में से बहुत को शायद याद आया भी होगा, चैप्टर 11 बच्चों जब पढ़ लिया था तो मैंने कहा था जब एडियाबैटिक प्रोसेस आया था, और आपके लिए मेरे पास क्योंकि मैंने रखा हुआ है, ये अवेलेबल है, ये बच्चों चैप्टर 11 है आपका जाना पहचाना, वही जो आपने पढ़ा है, टेस्ट दिए हुए हैं। और इस चैप्टर का ये वाला ज़रा पेज निकालिएगा, ये आपको पता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपका जाना पहचाना सफ़ा है। और इससे अगला इसी का ही ये अगला सफ़ा, और ये याद आया कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस की ही एग्जांपल में से ये एग्जांपल थी कि रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एयर थ्रू विच ए साउंड वेव इज़ पासिंग, ये मिसाल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। और उस वक्त मैंने कहा था कि यहाँ लिख लें चैप्टर नंबर 8, याद होगा, कुछ नहीं लिखा भी होगा आप में से, तो ये आज के दिन के लिए ही था वो।
ये मैंने इस लेक्चर के लिए ही कहा था जो इस वक्त मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। लें जी, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का ये वाला हिस्सा यहाँ फिनिश हुआ। अब इसके कुछ रिजल्ट्स या एप्लीकेशन कह लीजिए वो हैं, वो अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा जी। थैंक यू वेरी मच।